वेलकम यू ऑल टू सनराइज इंग्लिश जंक्शन। सनराइज इंग्लिश जंक्शन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टेंसेज के ऊपर। आपको इस बात का पता ही है कि टेंसेज ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपको टेंसेज आते हैं तो आप ये मानो कि आपने इंग्लिश का 70% हिस्सा कवर कर लिया है। तो टेंसेज को हमने सीखना जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक। तो बने रहिए हमारे साथ पूरी वीडियो में और टेंसेज सीखते हैं। चलो देखते हैं। मैंने ऊपर लिखा है टेंसेज जीरो से, मतलब बेसिक लेवल से टेंसेज स्टार्ट करवाऊंगा, एडवांस लेवल तक पहुंचाऊंगा। एक्चुअली देखो, एक्चुअली होता क्या है, टेंस का मीनिंग क्या होता है। आप एक बार ये बात समझो कि टेंस होता क्या है। इसका मीनिंग होता है, टेंस एक्चुअली एक वर्ब की फॉर्म होती है। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस वर्ब की फॉर्म होती है विच डिनोट्स टाइम ऑफ एन एक्शन और इंसिडेंस। देखो मेन चीज़ें यहाँ पर दो रहेगी। टेंस क्या है, एक वर्ब की फॉर्म है, एक वर्ब होता है टेंस। आपको पता है इस बात का, तो जो क्या दिखाती है, टाइम दिखाती है। किस चीज़ का टाइम, या तो किसी एक्शन का या किसी इंसिडेंस का। मेरे कहने का कुल मतलब ये है कि टेंस एक वर्ब की फॉर्म वो है जो किसी भी काम के समय को दिखाता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता इसका मीनिंग। अब चलो आगे बढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके डन। अब देखो मैंने टेबल आपको मैंने समझा दिया, टेंस चार्ट। इससे पहले कि हम आगे बढ़े आपको मैं बता देता हूँ टेंसेज के जो मेन पार्ट्स होते हैं वो केवल 3 होते हैं। और 3 कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 पे आता है आपका पास्ट, नंबर 2 पे आता है प्रेजेंट, और नंबर 3 पे आता है आपका फ्यूचर। टेंस के 3 मेन पार्ट्स होते हैं और तीनों के 4-4 भाग होते हैं। तो 4 × 12, तो टोटल टेंस हमारे हो गए 12। अब इनके सब पार्ट्स कौन कौन से बनते हैं? सब पार्ट्स जो इनके मेन पार्ट्स बनते हैं, सबसे पहला बनता है आपका इंडेफिनिट, दूसरा बनता है कंटिन्यूअस, तीसरा बनता है परफेक्ट, और चौथा बनता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो अगर आपसे कोई पूछे कि पास्ट के चारों भाग बताओ, तो आपने इनके सामने पास्ट पास्ट लगा देना है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रेजेंट के चारों भाग बताओ, तो इनके सामने आपने प्रेजेंट प्रेजेंट लगा देना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आप समझ ही गए होंगे। टेंस के मेन पार्ट होते हैं 3, इनके 4-4 भाग होते हैं। अब इनको हम समझेंगे एक चार्ट के थ्रू, जिसको हम टेंस चार्ट बोलते हैं। उस टेंस चार्ट में आपको मैं आसानी से समझा पाऊंगा सारे के सारे टेंसेस। पूरी टेबल करवाने के बाद फिर हम सीखेंगे एक एक टेंस करके, आपके लिए इजी रहेगा। तो हम टेबल की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ इसको। ओके, ये टेबल रही आपकी। अब आप एक बार ध्यान दो इस बात पे कि इसके अंदर जो कॉलम है, मेन कॉलम 4, 4, 8 और 4, 12 कॉलम है जो खाली है। ये तो इनके सब पार्ट्स के लिए है। अब आपको मैंने कहा था ना कि मेन टेंस 3 होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इनके 4-4 भाग होते हैं, उनको हम बोलते हैं सब पार्ट्स, मतलब उनके दूसरे भाग। अब देखो सब पार्ट्स मैंने आपको 4 बताए थे। सब पार्ट्स कितने बताए थे मैंने? 4। तो सबसे पहले बनेगा हमारा इंडेफिनिट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, इंडेफिनिट। दूसरा बनता हमारा कंटिन्यूअस, तीसरा बनता हमारा परफेक्ट, और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये 4 पार्ट्स है। मैंने क्या कहा था? मेन टेंस 3 होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तीनों के 4-4 भाग होते हैं। ये 4 भाग है, ठीक है। तो अब कितने कॉलम खाली बचे यहाँ पर आप काउंट कर पाओगे? 4, 4 एंड 4, 12। टोटल 12 कॉलम खाली है। और टेंस भी टोटल 12 ही होते हैं। इसका मतलब हर एक कॉलम एक अलग टेंस के लिए है। और मैं हर एक कॉलम में टेंस एक डिस्क्रिप्शन दूंगा, उसकी पहचान, उसकी हेल्पिंग और उसके बारे में मेन जानकारी। अब देखो पहले आप एक बात समझो, ये कॉलम किस टेंस का है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ये किस टेंस का है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ये किस टेंस का कॉलम है?
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। इस प्रकार हर एक टेंस का एक अलग कॉलम दिया हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। हर एक टेंस के बारे में जानकारी बिल्कुल आपको मिलती जाएगी। सबसे पहला होता है हमारा इंडेफिनिट टेंस, और हर एक टेंस की हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होती है जो कि काम आते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन में। देखो सबसे पहले हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? आ ए ई था थे थी। देखो पहचान आपको मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, मान लो आपके सामने हिंदी वाला सेंटेंस तो है लेकिन आपने उसकी इंग्लिश बनानी है। जब तक आप उसको पहचानोगे नहीं तब तक आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा पाओगे। तो जिस भी सेंटेंस के लास्ट में आपको ये मिले आ ए ई था थे थी, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे राम ने खाना खाया, अब यह के पीछे आ का डंडा है, मतलब आ यहाँ पर ये आ रहा, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगर मैं ये बोलूँ कि राम ने खाना खाया था, तो भी सेंटेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि था भी है इसके अंदर। ये रहा, राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया था, दोनों सेम रहेंगे यहाँ पर ये। अब देखो मैंने आपको बताया था कि हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी बनेगी? डिड बनती है हमेशा, हेल्पिंग वर्ब डिड है। लेकिन अगर हम इसके सिंपल सेंटेंस बनाए, सिंपल सेंटेंस, तो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो जाता है सिंपल सेंटेंस के अंदर। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वर्ब की आपकी मेन फॉर्म तो 3 होती है, लेकिन चौथी फॉर्म और 5वीं फॉर्म भी होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आप आईएनजी लगा देते हो तो वो बन जाती है वर्ब की चौथी फॉर्म। लेकिन वहीं अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जोड़ देते हो तो वर्ब की 5th फॉर्म बन जाती है, वो 5वीं फॉर्म बन जाती है। अब यहाँ पर ध्यान दो एक बार। हाँ, मैं एक बात बता रहा था आपको कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म केवल और केवल पूरी धरती की इंग्लिश में केवल एक ही जगह आती है, वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में। अदरवाइज वर्ब की सेकेंड फॉर्म का कोई काम ही नहीं है, ना कहीं आती। इमेजिन करो अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस ना होता तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी नहीं होती। तो ये बात आप ध्यान रखना, ये मेन बात होती है। ये तो आपको समझ आ गया होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, ये जानकारी थी। पहचान आ ए ई था थे थी, हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर डिड होती है, और सिंपल सेंटेंस जब हम बनाए तो वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब देखो ये अगला टेंस है, पास्ट के चारों भाग इसमें आएंगे, प्रेजेंट के चारों भाग इसमें आएंगे, फ्यूचर के चारों पार्ट्स इसमें आएंगे। ये कौन सा टेंस बनेगा आपका? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। कौन सा? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब देखो आप टेंस के नाम से ही अंदाजा लगा लो कि इसके अंदर एक्चुअली है क्या नाम है? पास्ट कंटिन्यूस, मतलब कि पास्ट के अंदर कोई कार्य कंटिन्यूटी में चलना, बीते हुए समय में कोई कार्य लगातार चलना। जैसे मैं कल कार चला रहा था, हम परसों पढ़ रहे थे, हम सुबह गांव जा रहे थे, मतलब बीते हुए समय में कोई कार्य लगातार होना पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। इसके नाम से हमें पता चलता है पास्ट के अंदर कोई कार्य कंटिन्यूटी में चलना। पहचान क्या बनेगी इसकी? पहचान बनेगी इसकी रहा था, रहे थे, या फिर रही थी। पहचान इसकी हो जाती है। हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर 2 होती है केवल और केवल, एक तो होती है वॉज और दूसरी हो जाती है वर। वॉज का प्रयोग कहाँ होता है? वन मिनट। वॉज का प्रयोग होता है सिंगुलर में, वर का प्रयोग होता है प्लूरल में, और इनके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग भी हो जाता है। कंटिन्यूस टेंस जहाँ भी आपको दिखे हमेशा आईएनजी आता है। कंटिन्यूस में यहाँ तीनों जगह आईएनजी आएगा। ओके, पास्ट कंटिन्यूस टेंस तो ये था। अब ये है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके नाम से ही हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर एक्चुअली में है क्या। पास्ट के अंदर कोई कार्य परफेक्ट हो जाना, मतलब कंप्लीट हो जाना, बीते हुए समय में कोई कार्य पूरा हो जाना, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। इसकी पहचान क्या बनेगी? मुख्य रूप से एक बार ध्यान दो, इसकी पहचान बनेगी हमारी चुका था, चुके थे, या फिर चुकी थी। इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड, और हैड हमेशा अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। हैज, हैव, हैड, ये तीनों ही अपने साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। ओके, ये 3 टेंस यहाँ पर टेबल में कवर हो चुके हैं। ये हमारा चौथा टेंस है। अब मैंने कहा था ना आपको कि टेंस का नाम ही बता देता कि इसके अंदर है क्या। पास्ट के अंदर कोई कार्य परफेक्ट तो हो गया, लेकिन वो अभी भी कंटिन्यूटी में चला हुआ है, मतलब कि काम अधूरा है। किसी भी निश्चित या अनिश्चित समय से कोई कार्य स्टार्ट होकर वो काम अभी भी चला हुआ है। पास्ट के अंदर कोई कार्य परफेक्ट तो हो गया लेकिन अभी भी चला, मतलब काम अधूरा है। इसकी पहचान क्या बनेगी? से रहा था, से रहे थे, या फिर से रही थी। अब एक बात आप ध्यान दो, यहाँ पर एक बात छोटी सी आप ध्यान दो इधर,
रहा था रही थी तो यहाँ पर भी है, देखो ये रहा, ये और रहा था रही थी यहाँ पर भी है, ये रहा आपके सामने है। लेकिन इसके अंदर एक एक्स्ट्रा वर्ड जुड़ चुका है से यहाँ पर भी है, से यहाँ पर भी है, लेकिन से ऊपर नहीं है। ये एक्चुअली में जुड़ा क्यों है, ये इस बात पर थोड़ा फोकस करते हैं। देखो यहाँ क्या था, राम खाना खा रहा था, इसमें कोई समय की निश्चित या अनिश्चितता नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, राम सुबह से, दोपहर से, पिछले साल से काम कर रहा था, ठीक है। हम दोपहर से पढ़ रहे थे, वह पिछले शनिवार से गांव जा रहा था। ये से किस लिए है, किसी भी निश्चित या अनिश्चित समय को दर्शाने के लिए यहाँ पर से का प्रयोग हुआ मुख्य रूप से। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है, हैड बीन। और आपको मैंने बताया था कंटिन्यूस वर्ड जहाँ भी आएगा आईएनजी हमेशा आएगा, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग भी यहाँ पर हो जाता है। इसके अंदर दो चीज़ें और होती है, आप जरा थोड़ा ध्यान दो इस बात पे। एक तो होता है सिंस और एक होता है फॉर। निश्चित समय के साथ आप सिंस का प्रयोग करोगे, अनिश्चित समय के साथ आप फॉर का प्रयोग करोगे। अगर आपको पता है कि किसी टाइम का पक्का पता है, निश्चित हो आप, तो सिंस लगाओ, अदरवाइज फॉर लगाओ। जैसे अगर मैं कहूँ वह जनवरी से काम कर रहा था, अब जनवरी हमारे लिए एक श्योरिटी वाला टाइम है, पक्का टाइम है, मतलब हम श्योर है इस बात से, तो सिंस जनवरी आएगा। अगर वहीं मैं कहूँ कि वह 2 घंटों से काम कर रहा था, कौन से 2 घंटे अभी हमें नहीं पता, हाँ जिस टाइम का हमें नहीं पता वहाँ फॉर लगाना पड़ेगा, तो 4 आवर्स यहाँ पर आ जाता है। ये चारों टेंस मैंने करवा दिए है, पास्ट के चारों भाग के अंदर ये इसके अंदर शामिल हो चुकी है। एक बार आप रिवीजन कर लो। अगर फिर भी आपको लगता है कि कहीं प्रॉब्लम आपको आई है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना कमेंट को, फिर मैं उसको आगे पढ़ के उसका सोल्यूशन निकालूंगा। पास्ट के तो हो गए, अब हम चलते हैं प्रेजेंट की तरफ। प्रेजेंट के भी 4 भाग होते हैं। सबसे पहला टेंस कौन सा बनेगा हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे इंपॉर्टेंट टेंस होता है, ध्यान रखना इस बात का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा प्रयोग होने वाला टेंस है। डेली रूटीन को ये बताता है, यूनिवर्सल ट्रूथ को ये बताता है, और रोज़मर्रा के आपके जो कार्य होते हैं रूटीन, इनको ही बताता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। इस टेंस की जो पहचान बनती है वो बनती है ता है, ते है या फिर ती है। हमें टेंस सीखने बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि टेंस के बगैर अगले आने वाले टॉपिक्स में प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब बनती है वो बनती है 2 हेल्पिंग वर्ब। एक तो बनती है डू और दूसरी बनती है डज। 2 हेल्पिंग वर्ब बनती है। एक छोटी सी बात आपको मैं समझाना चाहूँगा, थोड़ा सा आप फोकस रखना है मेरी बातों पर, और वो बात है कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है ये वर्ब से निकलती है हमेशा। मैंने क्या कहा, हेल्पिंग वर्ब से ही बनती है। अब देखो, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो होती है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, और डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है। वॉज वर्ब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वॉज वर्ब सेकंड फॉर्म है। ध्यान दो एक बात पर, बी वॉज बीन, बी की सेकंड फॉर्म होती है ये, बी वॉज बीन। अब देखो, हैड भी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, हैव हैड हैड, वही हैड भी। मैंने क्या कहा आपको, हेल्पिंग वर्ब हमेशा वर्ब से निकलती है। एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अलग से, हेल्पिंग वर्ब निकलती है किससे, वर्ब से, राइट ना। एक बात का, छोटी सी बात का और आपने ध्यान रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है। ध्यान रखना इस बात का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्लूरल, हमेशा प्लूरल। लेकिन वहीं अगर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सिंगुलर बनाना हो, एक वचन बनाना हो, तो हमें फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस जोड़ना पड़ेगा, तब ये सिंगुलर बनेगी। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कब बनेगी, जब हम इसके साथ एस या ई एस जोड़ देते हैं। वहीं एक बात और आपने ध्यान रखनी है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आने वाली वर्ब भी सिंगुलर हो जाती है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आने वाली वर्ब भी प्लूरल हो जाती है। आप खुद बताओगे। अब ही के साथ मैं गो लगाऊं या गोज लगाऊं, दे के साथ मैं गो लिखूं या गोज लिखूं, सीधी सी बात है। ही सिंगुलर है तो आने वाले वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, और सिंगुलर वर्ब कब बनती है, जब उसके पीछे हम ऐसे एस लगा देते हैं तब बनती है। तो इसका मतलब गोज आता है ही के साथ, दे प्लूरल है, आने वाले वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। अब प्लूरल वर्ब तो मैंने आपको बताया तो है, फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है, तो दे के साथ गो आएगा, इसके साथ गो जाएगा, सीधी सी बात है। क्लियर है ये बात है आपको। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आपको बता देता हूँ, थोड़े अलग एक आसान से तरीके से। देखिए,
हेल्पिंग वर्ब हमेशा वर्ब से निकलती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है, बहुवचन होती है। जबकि फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम एस एस जोड़ देते हैं तब वो हो जाती है सिंगुलर। तो ये इन बातों का आपने ध्यान रखना है। अब आते हैं हम पॉइंट की बात पर। आपके सामने हेल्पिंग वर्ब है दो, डू या डज। अब मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब किससे निकलती है, वर्ब से निकलती है। अब ये डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म हमेशा होती है प्लूरल, तो डू का प्रयोग कहाँ हो जाता है, प्लूरल के लिए, और डज का सिंगुलर के लिए प्रयोग हो जाता है। इसको मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ स्पेस बना के, ओके, कलर चेंज, ध्यान दो। डू का प्रयोग कहाँ होता है, प्लूरल में, पीछे प्लूरल है, और डज का सिंगुलर में, ऐसे सिंगुलर है। ये तो होगी हेल्पिंग वर्ब की बात। लेकिन अगर हम सिंपल सेंटेंस बनाए, क्योंकि हमने सिंपल सेंटेंस यहाँ भी तो अलग से बताया था ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हम सिंपल सेंटेंस बनाए तो सिंपल सेंटेंस में होता क्या है एक्चुअली, या तो आती है फर्स्ट फॉर्म या आती है फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। अब देखो फर्स्ट फॉर्म कहाँ आती है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, ध्यान दो, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो फर्स्ट फॉर्म लगाओगे आप, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप लगाओगे एस या ई एस। इस बात का आपने ध्यान रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में ये बातें थी। हाँ, आई वी यू दे 4 प्रोनाउन है ये हमेशा ही प्लूरल होते हैं। ही सी इट या फिर कोई भी सिंगल नाम वो होता है आपका सिंगुलर, एक वचन। ओके, अगला टेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। मैंने कहा था ना कि टेंस के नाम के अंदर ही उसकी सारी बातें छिपी है कि एक्चुअली में इसके अंदर है क्या। अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट के अंदर कोई कार्य कंटिन्यूटी में चलना, लगातार चलना, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। प्रेजेंट के अंदर कोई कार्य कंटिन्यूटी में चलना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, राइट नाउ प्रेजेंट टेंस है। मैं अभी कोई कार्य प्रगति पे है, आपको पढ़ाना, इधर आना, हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हो, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है 3, इज, एम और आर। इज का प्रयोग होता है सिंगुलर में, एम का प्रयोग होता है आई के साथ, और आर का होता है प्लूरल में। और मैंने आपको बताया तो था फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हमेशा आएगा। अगर आपको कहीं भी कंटिन्यूस टेंस दिखता है तो एक बार मैं उसको मिटा देता हूँ, उधर वाले हिस्से को। ओके, इसको मैंने कर दिया है इरेज, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस के कॉलम थे जो खाली थे। अच्छा, इज सिंगुलर में, एम आई के साथ और आर होता है प्लूरल में। ये 2 टेंस तो आपके हो गए। अब तीसरा टेंस हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब टेंस के नाम के अंदर ही छिपा हुआ है कि इसके अंदर एक्चुअली में है क्या। प्रेजेंट के अंदर कोई कार्य परफेक्ट हो जाना, मतलब कि वर्तमान समय में अभी कोई कार्य कंप्लीट होना। जैसे मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस सिखा चुका हूँ, मतलब रिसेंटली कोई कार्य पूरा हुआ है, वो होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं यहाँ बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब इसकी बनती है चुका था, चुके थे, या फिर चुकी थी। इसके अंदर 2 हेल्पिंग वर्ब होती है, एक तो होता है हैज़ और दूसरा होता है हैव। हैज़ का प्रयोग होता है सिंगुलर में, हैव का होता है प्लूरल में। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हैज़, हैव, हैड हमेशा अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, थर्ड फॉर्म यहाँ पर आ जाती है, राइट ना। हमारा अगला टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट के अंदर कोई कार्य परफेक्ट तो हो गया, लेकिन वो अभी भी कंटिन्यूटी में चला हुआ है, मतलब कि लगातार चला हुआ है। जैसे मैं पिछले 20 मिनट से आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब कोई कार्य निश्चित या अनिश्चित समय से स्टार्ट होकर अभी भी जो लगातार चला हुआ है, मतलब काम अधूरा हो। इसकी जो पहचान बनेगी वो बनेगी से रहा है, से रहे हैं, या फिर से रही है। वही बात मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, यहाँ पर से एक्स्ट्रा वर्ड, लेकिन यहाँ पर से नहीं है। कहाँ गया, हाँ यहाँ पर से नहीं, इसकी पहचान में नहीं लिखी, पहचान बनेगी इसकी रहा है, रहे है, या फिर रही है। हाँ, रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर से है। किसी भी टाइम को डिनोट करने के लिए से का प्रयोग हो जाता है। या तो हो सकता है वो निश्चित समय हो या फिर अनिश्चित समय हो, से का प्रयोग यहाँ पर हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगी, हैज़ बीन या फिर हैव बीन।
और इसी के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग भी हो जाता है। यहाँ भी आ जाता है सिंस और फॉर। सिंस लगा दो निश्चित समय के लिए, फॉर लगा दो अनिश्चित समय के लिए। मैंने आपको यहाँ पर समझाई थी ये बात है। और जब हम 1 बाय 1 टेंस सीखेंगे, देखो इस टेबल से काम चलने वाला नहीं है, पूरी टेबल करवा के फिर मैं आपको एक एक टेंस भी तो कराऊंगा ना। 1 बाय 1 टेंस पूरे 12 टेंस कराऊंगा आपको मैं। ओके, यही इसके बारे में ये था। अब आगे आ जाओ फ्यूचर पे। फ्यूचर के चारों पार्ट्स इसके अंदर आएंगे। सबसे पहला भाग हमारा बनता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसकी जो पहचान बनेगी, गा गे गी, आने वाला समय, वह पढ़ेगी, हम पढ़ाएंगे, वह जाएगा, वह खाना खाएगा। इसके अंदर भी दो हेल्पिंग वर्ब होती है, एक तो हो जाता है शैल और दूसरा हो जाता है विल। आई और वी के साथ लगा दो शैल और ही सी इट सब के साथ लगा दो विल, और हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। ध्यान रखें, किसी भी मोडाल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आते हैं। अगर मोडाल अकेला है तो शैल और विल भी मोडाल होते हैं आपके, इसलिए फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आ जाती है। देखो इसका एक रूल और होता है, जहाँ पर प्रेशर आए, कंपल्सन आए, कोई वार्निंग हो, चेतावनी हो, ये बातें अगर हो तो वहाँ पर तो रूल उल्टा हो जाता है। जैसे मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा, आई शैल टीच यू इंग्लिश, यहाँ पर तो नॉर्मल सेंटेंस है, लेकिन सेंटेंस पर अगर दबाव हो, जैसे मैं आपको इंग्लिश ज़रूर सिखाऊंगा, देन ये आएगा आई विल टीच यू इंग्लिश। वह यहाँ आएगा, ही विल कम हियर, नॉर्मल सेंटेंस है, उसको यहाँ आना पड़ेगा, ही शैल कम हियर। दबाव के लिए रूल उल्टा कर दो, नॉर्मल के लिए रूल सीधा रखो। अगला टेंस आता है आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस मैं चेंज कर लेता हूँ इसका कलर। पहचान बनेगी इसकी, रहा होगा, रहे होंगे या फिर रही होगी। देखो ये टेंस पूरी तरह से आधारित होता है कल्पना पर। जैसे मैं कल ये काम कर रहा हूँगा, मतलब पूरी तरह से कल्पना होती है, सच्चाई का तो अगले दिन पता चलता है कि वो होता भी या नहीं होता है। जैसे मैं कल 4 बजे आपको पढ़ा रहा हूँगा, वे यहाँ आ रहे होंगे, फ्यूचर में कोई कल्पना करना लगातार है। फ्यूचर के अंदर कोई कार्य कंटिन्यूटी में चलना, लगातार चलना। इसमें क्या हो जाता है, शैल और विल तो मेरे पास पहले ही है, इनके साथ जोड़ देता हूँ मैं बी, शैल बी और विल बी यहाँ पर हो जाता है, और साथ में क्या होता है फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। 1 मिनट, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING भी यहाँ पर हो जाता है। अगला टेंस होता है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर के अंदर को कार्य परफेक्ट हो जाना। जैसे मैं कल 4 बजे तक आपको पढ़ा चुका हूँगा, वे यहाँ पर कल आ चुके होंगे। आने वाले समय में किसी का कार्य के ऐसे कल्पना करना कि वो पूरा हो चुका है। ओके, पहचान इसकी बनेगी, चुका होगा, चुके होंगे या फिर चुकी होगी। हेल्पिंग वर्ब शैल हैव और विल हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको मैंने बताया था ना, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूस में ING ING ING, इंडेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, सिंपल में सेकंड फॉर्म होती है केवल, फिर कंटिन्यूस में ING ING ING, यहाँ पर ही हो जाता है मुख्य रूप से। हाँ, एक क्वेश्चन बच्चे मेरे से बार बार पूछ लेते हैं कि सर यहाँ पर शैल हैव विल हैव क्यों है, शैल हैज़ विल हैज़ क्यों नहीं होता। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, मोडाल के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है, हैज़ का प्रयोग कभी नहीं होता। शैल और विल दोनों ही मोडाल्स होते हैं। अगला टेंस होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर के अंदर कोई कार्य है, परफेक्ट तो हो गया लेकिन वो अभी भी कंटिन्यूटी में चला हुआ है, अधूरा काम है। मैं कल 4 बजे से बच्चों को पढ़ा रहा हूँगा, इस प्रकार से होता है। ओके, इसकी जो पहचान बनेगी, से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होगी। हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगी, शैल हैव बीन और दूसरी विल हैव बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस ING तो आएगा ही आएगा, आप इस बात से बिल्कुल श्योर हो। फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यहाँ पर आ जाता है। यहाँ भी ये रूल फॉलो होता है सिंस और फॉर वाला, सेम जो आपको मैंने बताया था। तो ये हमारी पूरी टेबल बनकर तैयार हो चुकी है। इस टेबल के अंदर 70% आपकी जो टेंसेस का पार्ट है वो कवर हो चुका है। 1 बाय 1 मैंने आपको सारे के सारे टेंस समझा दिए हैं, और इस टेबल को इस प्रकार से आपने अपनी कॉपी में उतार के इसको याद करना है। फिर 1 बाय 1 टेंस जब हम सीखेंगे तो हमारे लिए आसान रहेगा मुख्य रूप से। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो। थोड़ी देर के लिए मैं इससे दूर हो गया हूँ, स्क्रीनशॉट। ओके, तो
थैंक यू आज की क्लास के लिए, और मैं अगली वीडियो में फिर आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।